मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं मथुरा हूँ। एक परिकल्पना, एक सोच जो नियो परिवार ने मिलकर के सोची, वो मथुरा जिसने हमें सब कुछ दिया, वो मथुरा जिससे हमने अपनी पहचान पाई, और उसी मथुरा को आधार बना करके 14 वर्ष पूर्ण करने पर, 15वें वर्ष में प्रवेश करने पर हमने रखा एक ऐसा मंच आपके समक्ष जिस पर होंगी मथुरा की बातें, मथुरा के मुद्दे, मथुरा के सरोकार, मथुरा की समस्याएं। मैं मथुरा हूं और इस मैं मथुरा की सीरीज में एक और नए एपिसोड के साथ हम इस समय आपके सामने हैं। मैं अनूप शर्मा और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर। और आज इस तरीके से मैं इस कार्यक्रम का मात्र परिचय कराऊंगा और उसके बाद इस पूरी वार्ता का, इस मैं मथुरा हूं शीर्षक के अंतर्गत आज इस मंच पर जो वार्ता का दौर चलेगा, उस वार्ता की कमान संभालेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर। और वार्ता के आज के इस पैनल में हमारे दो मेहमान हमारे मध्य हैं। मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें मंच पर आपकी करतल ध्वनियों के बीच। वाईएस त्यागी साहब एनसीआरईएस के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और उसी के साथ एनके शर्मा एनसीआरएमयू के शाखा मंत्री हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें और आप दोनों मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो दर्शकों, मंच पर इस समय हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं एनसीआरईएस के मंडल अध्यक्ष वाईएस त्यागी और एनसीआरएमयू के शाखा मंत्री एनके शर्मा। मां सरस्वती के इस सानिध्य में संचालित इस मंच पर अब वार्ताओं का जो सिलसिला पहले से जारी है, उसी क्रम में एक और नया ये एपिसोड, एक और नई श्रृंखला जिसको अब इस समय आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। बैंकर जी, धन्यवाद अनूप जी। निश्चित जो है नियो चैनल बीते 14 सालों से लगातार जो है अपने सम्मानित दर्शकों को लगातार एक से एक बेहतरीन कवरेज देता रहा, हर समसामयिक विषय उनको परोसता रहा और उनसे जुड़ा रहा। निश्चित ये मथुरा के ब्रजवासियों का प्रेम और स्नेह ही रहा कि हमने जो है आप सभी के साथ मिलकर सफलतापूर्वक 14 साल पूरे किए और आज हम 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये पावन पवित्र ब्रजभूमि जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, निश्चित जो है केबल टीवी के रूप में यदि देखा जाए तो मथुरा में नियो नेटवर्क को जो प्रेम और स्नेह यहाँ के दर्शकों ने दिया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज हम बात करेंगे मैं हूँ मथुरा। निश्चित मथुरा की यदि हम बात करें तो ये धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं हूँ मथुरा में आज हमारे मध्य मौजूद हैं एनसीआरईएस के मंडल अध्यक्ष वाईएस त्यागी जी और साथ ही साथ उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं एनके शर्मा जो एनसीआरएमयू के मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत आपका कि आप हमारे इस मंच पर आए और इस प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए। निश्चित यदि देखा जाए तो एनसीआरएमयू और एनसीआरईएस दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं धुर विरोधी माने जाती हैं। दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, संगठन अपने अलग अलग तौर पर चलाते हैं। कर्मचारी जो रेलवे यूनियन से जुड़े हैं उनकी मांगों को और उनकी जो अधिकारों की लड़ाई है उसको आप लड़ते चले आए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा और त्यागी जी आपसे पूछना चाहूँगा, लंबे समय से आप मथुरा में विभिन्न रेलवे यूनियन के पदों पर रहे, साथ ही साथ रेलवे के भी विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया है। क्या कुछ कहेंगे मथुरा को लेकर, रेलवे स्टेशन को लेकर? मैंने कई पदों पर काम किया है और रेलवे स्टेशन पर स्पेशली मैं बताऊंगा कि जब हम लोग मथुरा में आए थे 1983 में मैं मथुरा आया हूं, तभी से रेलवे के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आज की तारीख में मैं ट्रेनिंग सेंटर का प्रधानाचार्य हूं और ट्रेड यूनियन में
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ आगरा का। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ इलाहाबाद का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और NFIR का भी वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। तो यहाँ जब हम आए थे तो स्टेशन पर इतनी साफ़ सफाई नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में सफाई का स्तर काफ़ी बढ़ा है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उसके तहत हमारे स्टेशन भी साफ़ सुथरे हैं और संरक्षा को भी एक अहम स्थान प्राप्त होने जा रहा है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा रेलवे मिलकर हमारा सफाई और संरक्षा को बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहा है। बहुत सुंदर आपने बात बताई। मैं आपसे भी बात करूंगा। NK शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप जो है मथुरा को लेकर? धन्यवाद बैंकर जी। सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ को बधाई देता हूं उनके 14 साल की इस यात्रा को पूरी सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए। मथुरा जंक्शन पर इस समय वर्ल्ड क्लास लेवल की जो प्रधानमंत्री जी की या रेल मंत्री जी की योजना है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। उसमें हमारा ये जो मथुरा जंक्शन की बिल्डिंग है, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन इसमें होने जा रहा है कि ये मल्टी स्टोरीड बनाने जा रहे हैं और जितने भी हमारे मथुरा जंक्शन के रेलवे ऑफिसर्स के ऑफिसेज हैं, इन सबको एक जगह लाने की प्रक्रिया की जाएगी। दूसरा, यात्रियों के लिए अभी हमारे यहाँ एक ही एक्सकलेटर लगा हुआ है केवल चढ़ने वाला, उसके लिए 4 एक्सकलेटर सैंक्शन हैं और वो डबल साइज़ में है। जब से सबसे पहला जो लगेगा वो सर्कुलेटिंग एरिया में लगाया जाएगा। दूसरा, जो इंक्वायरी है जो अंदर की तरफ है, उसको भी बाहर लाने के लिए DRM साहब ने एक प्रपोजल दिया है कि ये ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि आदमी स्टेशन पर ना घुसे, उसको कोई भी सूचना चाहिए वो स्टेशन से लेकर के चला जाए। और एक जो सबसे बड़ी तब्दीली होने जा रही है कि इसको चारों तरफ से बंद किया जा रहा है। प्लेटफार्म पर केवल वही यात्री जाने के लिए एंटाइटल होंगे जो प्लेटफार्म टिकट लेंगे। असल में जो मथुरा जंक्शन पर जो भीड़ होती है वो ये इस बात की ज़्यादा होती है कि एक पैसेंजर आता है या जाता है, छोड़ने वाले 10 जाते हैं और उसी की वजह से जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनकी भीड़ हो जाती है। जहाँ तक साफ़ सफाई की बात है, इस बार अभी तक जो था, अभी तक केवल प्लेटफार्म की सफाई का ठेका था। अभी उन्होंने टोटल जितनी भी सफाई मथुरा जंक्शन पर शुरू से लेके लास्ट तक है, ट्रैक की सफाई, सबका एक कॉन्टैक्ट दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मथुरा वासियों से एक अपील ज़रूर करूँगा कि हमारी भी ड्यूटी है कि हम जहाँ जाएं वहाँ गंदगी ना फैलाएं। मथुरा एक धार्मिक स्टेशन है। धार्मिक स्टेशन पर हर ऑफिसर जब यहाँ आता है वो कहता है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों रहती है। कई जगह पर आप देखिए, यहाँ सब ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं, उन्हें हमारे कम सम से कुछ नहीं लेना है, उन्हें रेलवे की कैंटीन से कुछ नहीं लेना है, उनको अपना खाना लाना है, गिरिराज जी की परिक्रमा देनी है और स्टेशन पर बैठ के खाना, ज़मीन पे खाना है। उनको आपकी टेबल नहीं चाहिए, आपकी चेयर नहीं चाहिए, वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन एक कसर छोड़ जाते हैं कि बंदर दिखाई दे गया तो 2 पूड़ी उधर लटका दी, गैया दिखाई दे गई तो उसको छोड़ के चले गए। उससे धीरे धीरे मथुरा जंक्शन पर आम आपने देखा होगा कि वहाँ पर सांड घूमते रहते हैं और वो ऐसे कोई पुराने जन्म के रेलवे के कर्मचारी हैं जो उसे कितना भी भगाया जाए, 60-60 किलोमीटर दूर छुड़वाने के बाद भी, और वो दोबारा लौट के वहीं आते हैं। किसी पैसेंजर्स को कभी हार्म नहीं करते, लेकिन चक्कर लगाए बिना वो नहीं मानते। उसी के लिए चारों तरफ से इस बार जो प्लानिंग ऐसी बैरिकेडिंग की जा रही है कि वो उनका आवागमन जनरली प्लेटफार्म पर ना। शर्मा जी, आपने जो लगातार मथुरा जंक्शन स्टेशन को लेकर जो विकास कार्यों की बात की वो हमने सुना। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मथुरा स्टेशन पर ये होगा वो होगा, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो पिछले 1.5 दशक से, मैं आप दोनों से ही प्रश्न करना चाहूँगा, 1.5 दशक से ये कहा जा रहा है कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो प्रक्रिया भी चालू होती नजर नहीं आ रही है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? दावे तो आप लगातार करते चले आ रहे हैं, आपके अधिकारी लगातार दावे करती हैं, लेकिन कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक ये बताया आपने, जो सांडों की बात की आपने, तो ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आखिर वो स्टेशन पर आ कैसे जाती हैं और आखिर जो लोगों को परेशानी कैसे उत्पन्न कर देती है? दोनों ही प्रश्नों का आप दोनों ही उत्तर दीजिए। पहले मैं शर्मा जी आपसे ही बात करूंगा। देखिए, जहाँ तक वर्ल्ड क्लास की बात है, ये शायद लालू जी ने शुरू की थी, लेकिन जब तक आप पैसा रिलीज नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, कोई हाथों से नहीं बना देगा। पैसा किस्तों में आता है
और किस्तों में आने का नुकसान क्या होता है कि जैसे प्लेटफार्म नंबर 1 पर ग्रेनाइट की टाइलें लगी हैं। ग्रेनाइट की टाइल के लगने के साथ साथ उनकी दीवारों की पैनलिंग का काम होना था, लेकिन वो पैनलिंग का काम आज भी नहीं हुआ। अब जब पैनलिंग का काम होगा तब तक ग्रेनाइट हमारी फेड हो जाएंगी, तो जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। रही बात, आपने जो, मैं बीच में आपको टोकूंगा, ग्रेनाइट की आपने बात की, लगातार हम अक्सर देखते हैं कि जब भी वहां पर टाइल लगती हैं और कुछ महीनों बाद उनको उखाड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय का पैसा है, आम उपभोक्ता का पैसा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उखाड़ा नहीं जाता है। जितने हमारे ये ऑफिसर्स आते हैं, जीएम आते हैं, जो नया बदलता है, जो जीएम नए आते हैं उनकी अलग डिमांड आती है। जैसे पहले ग्रेनाइट लगी, उसके बाद एक जीएम साहब आए, उन्होंने कहा भाई जो प्लेटफार्म पर जिधर ट्रेन खड़ी होती है उस साइड में आप खुरदरे वाला ग्रेनाइट लगाइए, क्योंकि यात्री फिसल सकता है। और उसको जो पहले वाला ग्रेनाइट लगा था मुश्किल से 1 साल हुआ था, लेकिन उसका पैसा सैंक्शन होके आ गया और उनके कहने से फिर दोबारा वो लगाई गई। और एक पट्टी भी आपने देखा होगा, पीली पट्टी केवल इसीलिए लगाई गई है कि यात्री चलती ट्रेन पर इधर से इधर ना आए। अब आप कहते हैं कि मतलब इस तरह का क्यों होता है? प्रॉब्लम सब जगह यही है कि पैसा बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में आता है और जिस चीज़ के लिए आता है वो चीज़ बना दी जाती है, उसके सापेक्ष जो चीज़ बननी चाहिए वो चीज़ हमारी रह जाती है, वो पुराने लुक में दिखती है और उसे ढकने का प्रयास हम लोग करते हैं, कभी पेंटिंग करा के, कभी कुछ करा के। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ का सेटअप एक साथ नहीं देंगे, प्लानिंग एक बार कर दीजिए, तब आपको दिखेगा कि कुछ, जैसे आगरा कैंट आपने देखा होगा, आगरा कैंट में जो बाहर का पोर्शन है पूरा चेंज कर दिया है टाइलों से, तो वो दिखता है। लेकिन हमारे यहाँ नीचे की टाइल सैंक्शन हो गई हैं, ऊपर वाली का भी रुका हुआ है, तो वो नहीं बन पा रही। धन्यवाद, आपने बहुत ही सही जवाब दिया। मैं त्यागी जी आपसे भी बात करना चाहूँगा, उन्हीं का ही जो है उत्तर है, उसी पर प्रश्न मैं करना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि जब नया अधिकारी आता है तो नया कार्य चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो आम उपभोक्ता, जो रेल उपभोक्ता अपना पैसा देता है, वो वहाँ टिकट खरीदता है और उस पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है? दीपक जी, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, उस बात से सहमत हूँ कि 1.5 दशक से ये चल रहा, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और रही बात ये, शर्मा जी की भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अधिकारी आते हैं तो चेंज कर दिया जाता है। चेंज तभी किया जाता है जब वो टाइल्स जो हैं ख़राब हो जाती हैं या वो टाइल्स फिसलने वाली हो जाती है, हमारा पैसेंजर गिर ना जाए, तब जाके उसको चेंज किया जाता है। और नई क्योंकि समय के अनुसार टाइल्स बदली जाती, तो ऐसा नहीं है कि नई टाइल्स को बदल के फिर दोबारा से नई लगा दी, ऐसे उपभोक्ताओं के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा वहाँ पर। और आपने एक बात कही थी कि 1.5 दशक से वर्ल्ड क्लास की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। यही बात मैं कर रहा हूँ। दीपक जी आप ध्यान से देखिए, इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। प्लेटफार्म 1.5 दशक पहले जो थे वो इम्प्रूवमेंट आया है, आज प्लेटफार्म अच्छे हैं, आपके रिटायरिंग रूम अच्छे हैं, प्लेटफार्म आपके वेटिंग रूम अच्छे हैं। प्लेटफार्म यदि हम बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर जब हम जाते हैं तो वो सीधे प्लेटफार्म है। यदि हम 6-7 नंबर की बात करें तो काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ता है, यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। ये अभी हाल ही में जो EMU जो शटल आपकी गाड़ी खड़ी होती है उसके लिए एक अलग प्लेटफार्म बनाया है, वहाँ अलग लोगों को दौड़ना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक विसंगति नज़र नहीं आती है वहाँ? नहीं दीपक जी, ये विसंगति नहीं है, ये परिचालन का ये है कि आपको गाड़ी खड़ी कहाँ करनी। आप गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि शटल को कुछ समय के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ही शटल जाएगी। यदि वो 1 नंबर पे रहेगी तो आपका मूवमेंट रुक जाएगा, आपकी गाड़ियाँ डिटेन होंगी, आपकी गाड़ियों को विलंब होगा। इसलिए ऐसे प्लेटफार्म से शटल को चलाया जाता है जहाँ गाड़ियों के चलने में विलंब पैदा ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, दीपक जी आप बहुत पुराने और बड़े सम्मानित पत्रकार हैं और आपका हमारा बड़ा लंबा साथ है। क्या 1.5 दशक पहले प्लेटफार्म नंबर 1 ऐसा ही होता था? क्या यहाँ के वेटिंग रूम ऐसे ही होते थे? क्या यहाँ की पेंट्री इसी तरह की थी? क्या यहाँ का प्लेटफार्म नंबर 2 ऐसा ही? 2 तो बिल्कुल इग्नोर होता था। और सही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़े होते थे तो दुर्गंध के मारे खड़ा होना मुश्किल होता था। आज वो चीज़ नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुआ है निसंदेह। जो भी सुधार की
प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, ये मैं त्यागी सर, स्वीकार आपने करता जो हूं। बिल्कुल सही बात की कि इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैं वही बात फिर करूंगा आपसे। 1.5 दशक पहले जो दावा किया गया था वर्ल्ड क्लास स्टेशन का, आज वो स्टेशन बना है कहीं? कहीं नजर आ रहा है उस वर्ल्ड क्लास स्तर की कहीं सुविधा रेलवे स्टेशन पर नजर आती है? केवल आप इस बात को करेंगे प्लेटफार्म पर सुधार हुआ, विश्रामालय बन गया, वहां पर कैटरिंग की व्यवस्था हो गई, तो क्या इसको वर्ल्ड क्लास में माना जाएगा? नहीं, वर्ल्ड तो क्लास फिर को नहीं आखिर माने, वर्ल्ड क्लास कहाँ कब बनेगा? लेकिन कैसे दीपक होगा? जी उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, क्या इतनी साफ सफाई रहती थी कभी प्लेटफार्म पे? क्या आप कभी वेटिंग रूम में गए, वेटिंग रूम में इतनी साफ सफाई रहती थी? आप टॉयलेट नहीं जा सकते थे 1.5 दशक पहले। ये तो सामान्य चीज है, इसमें तो नहीं, कहने की ये कोई बात ही नहीं आपके है। उपभोक्ताओं यदि के हम लिए है। जो है साफ सफाई की यदि बात करें, यदि टॉयलेट साफ नहीं रहेगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, रेल विभाग की जिम्मेदारी है, सफाई विभाग की बिल्कुल सही जिम्मेदारी कह रहे हैं आप। इसमें कोई आप एहसान तो कर नहीं रहे हैं नहीं, उपभोक्ता नहीं, पर। नहीं, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया, इसको होना चाहिए। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एन के शर्मा जी ने ये कहा कि अधिकारी आते हैं और वहां पर जो है योजनाएं मैं बदल सहमत जाती नहीं हूं हैं, इनसे। तो आपने अभी कहीं ना कहीं उनका विरोध किया। हाँ, कहीं ना कहीं तो क्या शर्मा जी, मैं आपसे ही प्रश्न करूंगा, आप इनके समर्थन में कि इनका विरोध करेंगे? क्या कहेंगे इस बात को लेके? इन्होंने तो कहीं ना कहीं आपकी बात का खंडन कर दिया। नहीं नहीं, नहीं, खंडन नहीं किया। विरोध और खंडन की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि त्यागी जी इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं और थोड़ा स्टेशन से दूर रहते हैं, हम बिल्कुल स्टेशन पर रहते हैं, और उसके पीछे की जो बात है वो किसी न किसी रूप में यही होती है कि अब आपको मैं क्या बताऊं कि जो हमारी थर्ड एंट्री है, जो आपने देखी होगी, सेकंड एंट्री, उसमें पूरी एंट्री बनने के बाद एक जीएम साहब के केवल इस बात से रुकी रही कि इस पर गुम्मद बनेगी, और वो गुम्मद 6 साल में बनी, और 6 साल में वो नीचे का स्ट्रक्चर सारा हमारा खराब हो गया। हम ये नहीं कहते भाई अधिकारी हैं, उनको भी किसी न किसी लेवल से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उनकी भी कोई ना कोई प्लानिंग रहती है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन एयरपोर्ट तो जंक्शन हो नहीं सकता, ये तो आप समझ लें। मेट्रो हो नहीं सकता जब तक यहाँ पर एंट्री की रोकने की व्यवस्था फालतू आदमियों की नहीं होगी, तब तक स्थिति सुधार हो सकती है। लेकिन आप सोचें कि ये मेट्रो स्टेशन बन जाए, ये एयरपोर्ट बन जाए, आप ये दोनों जो नाम ले रहा हूँ, वहाँ पर लिमिटेड लोग ही जाते हैं, फालतू आदमी नहीं जाते। चलिए, ये तो आपने प्रश्न किया, बताया। मैं कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपसे करूंगा, जरूर आपको कटु लगेगा, दोनों ही आप जो अलग अलग जो अपनी यूनियनों के नेता हैं, आपने रेलवे यूनियन को 2 अलग अलग पार्टों में बांट दिया है। एक में एनसीआरई होम के समर्थक नजर आती हैं, एक में एनसीआरईएस के जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी नजर आती हैं, और दोनों ही अपने अपने दावे करती हैं। आखिर ये क्या माना जाए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? क्या कुछ इसको लेकर के? ये आप गलत कह रहे हैं कि हम हर जगह विरोध करते हैं। 2 यूनियन वाली बात जहाँ तक है, ये गवर्नमेंट की उपज है। पहले कम्युनिस्ट यूनियन होती थी, इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कांग्रेस की यूनियन को जन्म दे दिया। उसके बाद कई रेल मंत्री आए जिन्होंने अपनी अपने यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तो रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम में जो जीत के आते हैं वो 2 पक्ष रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब तक आपके सामने कंपटीटर नहीं होगा तब तक आप पूरा किसी का भला नहीं कर सकते। दोनों यूनियनें कर्मचारियों के लिए लड़ती हैं, और दोनों यूनियनें जिस समय एक हो जाती हैं उस समय किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि कर्मचारी का शोषण कर सके। जी, अपने अपने व्यूज अलग अलग रहते हैं, विचारधारा अलग अलग रहती हैं, उसमें थोड़ा बहुत टकराव होता है। आपने लेकिन ये बिल्कुल शर्मा जी, आपका आपने कहना बिल्कुल गलत है। सही प्रश्न किया कि जब दोनों यूनियनें एक हो जाती हैं, हाँ। तब कहीं ना कहीं उनका अधिकारियों पर दबाव बनता है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि किसी समय पर जब एनसीआरएमयू अपनी पावर में थी, सत्ता में थी, और एनसीआरईएस बिल्कुल बाहर थी, उस दौरान आपने ही वाईएस त्यागी जी का जो कार्यालय था उसमें ताले तोड़कर उसमें आरपीएफ के सहयोग से आप लोग प्रवेश करके कुर्सियां बाहर फेंक दी। ये भी आपके जो संगठनों में चलता है, तो यहां तक भी आप आ जाती हैं, इस स्तर पर भी आ जाती हैं। वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। तो कौन लेना देना था? आप ही के लोग थे, आप ही लोग थे उस दौरान। मैंने वाईएस त्यागी जी से भी बात की थी, लेकिन ये दूर बैठे हुए थे, किसी बोलने की स्थिति में नहीं थे, और उस दौरान आप ही के लोग वहां पर जाकर जो उन कार्यालय को खाली करा रहे थे। आप सुनिए, त्यागी जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब एक यूनियन थी उस समय ये जो इलेक्शन हुआ था ये 1 ट्रेड 1 यूनियन के नाम से हुआ था, लेकिन इसमें परसेंटेज का सवाल डाल के इसके उद्देश्य को थोड़ा कम कर दिया। अब आप ये बताइए कि जब प्रशासन कहेगा कि भाई ये
जो यूनियन आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है उनके कार्यालय बंद होने चाहिए। और उस समय जो जेएल शर्मा थे वो हमारे पदाधिकारी थे बाई चांस, लेकिन वो एसएससी वर्क्स भी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उसको खाली करवाना। डीआरएम के आदेश थे, जीएम के आदेश थे, कोई मथुरा जंक्शन में ही खाली नहीं हुआ था, पूरे जोन में हुआ था। वो एक सरकारी प्रक्रिया थी। वो आप लोग, क्योंकि हम उस समय सत्ता में थे, हमारे पदाधिकारी उस काम को करवा रहे थे, इसलिए आपको ये लगता है कि हम लोग उसमें एंटाइटल थे या उसमें। चलिए, आपने बहुत अगर अच्छा, त्यागी जी मैं आपसे ही बात करूंगा। उस दौरान हमारी आपकी एक बात हुई अनुरोध, थी, उस बस वक्त बीच में एक इंटरप्शन कर रहा हूँ। एक वक्त ब्रेक का हमें एक संकेत मिल रहा है दीपक भाई, बहुत रोचक दिशा में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। एनसीआरएमयू के शाखा मंत्री एनके शर्मा, एनसीआरईएस के वाईएस त्यागी साहब मंडल पर अध्यक्ष हैं, दोनों हमारे मध्य हैं। दीपक भाई इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बस अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं मथुरा हूँ में बात करेंगे अपने इन अतिथियों से। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ पर हमारा ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मथुरा के मुद्दे, मथुरा के सरोकार और इन्हीं पर आधारित इस टॉक शो में हमने आमंत्रित किए हैं अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कुछ गेस्ट। इस समय मंच पर आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआरईएस के मंडल अध्यक्ष वाईएस त्यागी साहब और एनसीआरएमयू के शाखा मंत्री एनके शर्मा जी, और इनसे बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर। इस बीच जब सवालों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो तो जो जनता हमने आमंत्रित की है अपने सभागार में, उनमें से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए, आपका क्या सवाल है और किससे है? महोदय, किससे सवाल पूछना चाहते? दोनों से कॉमन सवाल है? दोनों का। जी ठीक है, प्लीज। रेलवे से जी आप अपना नाम परिचय अवश्य। मैं सियाराम शर्मा गोवर्धन से हूँ जी। ये मथुरा एक धार्मिक नगरी है। एक जैसा कि अभी आप वर्ल्ड क्लास के लेवल की बात कर रहे थे, तो मेरा पहला निवेदन तो ये है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण को ऐसे बाहर का यात्री आवे उनको लगे हम गोवर्धन मथुरा नगरी में आ गए। सुझाव है, सवाल है सियाराम जी? अब सवाल, अब मैं आ रहा हूँ सवाल जी पे। जी जी। जैसा कि ये बात कर रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ जंक्शन से ही। वहाँ पर एक तो कतारें लगी रहती हैं और एक वहाँ पर जो लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से जो सामान चेक करते हैं, स्कैनर लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, कर रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। अब मैं एक यहाँ पर संशोधन, गुंडागिर्दी अभी और देखी जी, बाहर निकल के आया पुलिस के नाम पर जो ठेकेदार हैं वहाँ इतनी गुंडागिर्दी, अभी मारपीट तक हुई थी अभी। चलिए, उस पे वाले क्या यूनियन कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया सियाराम जी। ये आरपीएफ और जीआरपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दीपक जी इस बात को और आगे बढ़ा दूं। सियाराम जी, आपका जो परिचय दिया वो आपने अधूरा दिया। इनसे सवाल पूछने के पहले तो आपको खुद से भी ये सवाल कर लेना चाहिए। सियाराम जी भारतीय जनता पार्टी के गोवर्धन के पदाधिकारी हैं और पिछले 3 वर्षों से सुरेश प्रभु साहब रेलवे को बहुत तेजी से दौड़ा रहे हैं, तो कभी उस तरफ भी ध्यान दिया करिए। चलिए खैर, और दीपक जी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे अपने दोनों अतिथियों के साथ। जी चलिए, तो मैं अभी त्यागी जी आपसे बात कर रहा था, वही जब कार्यालय खाली कराया गया था और हम आप मिले थे, तब कहीं ना कहीं आपने वेदना व्यक्त की थी। क्या कहेंगे उस घटना को लेकर? भाई दीपक जी, ये सब चलता रहता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। जो सत्ता में रहता है उसका थोड़ा बहुत फायदा उठाते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्या उस दौरान ये सही हुआ था? नहीं, आपने सही कहा चलता रहता है, क्या ये सही हुआ सही था? तो नहीं हुआ, और ये केवल आगरा डिवीजन में खाली हुए थे, बाकी किसी डिवीजन में खाली नहीं हुए थे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, ये सबके सुनने लायक बात है कि पूरी भारतीय रेलवे के अंदर 67 डिवीजन के अंदर आगरा डिवीजन में, और ये नहीं 36 यूनियन उस वक्त मैदान में थी, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ अकेला आगरा डिवीजन के अंदर हाईएस्ट वोट लेकर विजयी हुआ था। हम लोगों को लगभग 60% वोट मिले थे। यानी आगरा डिवीजन के जो हमारे वोट थे, घटना का असर पड़ा कि एनसीआरएमयू उसका कमजोर हुई वहां पर, और आप उसके समकक्ष आकर खड़े हो गए। क्योंकि वो हमारी सुविधा का नहीं था, वो तो मजदूरों का मंदिर था। उसमें जो सामान था वो मजदूरों के चंदे से खरीदा गया सामान था, जिसकी बर्बादी हुई। लेकिन हमें कोई विरोध नहीं है, कोई दुराभाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो लोगों ने किया, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया होगा, हमें कोई उससे ज्यादा। उस दौरान की परिस्थिति के हिसाब से आपने समझौता कर लिया। लेकिन मैं आपसे एक बार इसी प्रश्न का उत्तर मांगूंगा कि जो आपने बताया, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो घटना यूनियन की थी ही नहीं। कायदा तो ये होता है कि हम जब यूनियन से जुड़ी हुई तो थी वो घटना, यूनियन की नहीं थी। कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष परोक्ष उसमें सम्मिलित तो थे, आपकी टीम थी, आपके पदाधिकारी थे। आप सुनिए बात, कुछ नैतिकता भी होती है। आज आप सत्ता में हैं तो आपको सरकार की सुविधाएं मिलती हैं,
जिस दिन आपकी सरकार चली जाती है, कुछ नैतिक वाले आदमी अपने आप सुविधाएं छोड़ देते हैं, उनसे किसी से छुड़ाई जाती है। वो ये सब प्रकरण था। नहीं, नैतिकता की आपने बात की। जब एनसीआरएमयू सत्ता में आई थी उस दौरान एनसीआरईएस के तमाम जो रेलवे एम्प्लॉय थे उनको किनारे से लगा दिया गया, कहीं ब्रजनगर फेंक दिया गया, किसी को कहीं अन्यत्र डाल दिया गया, ऐसे पदों पर डाल दिया गया कि जहां वो जो काफ़ी परेशान और विचलित रहे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किनारे से नहीं लगा दिया गया। जब आदमी यूनियन में रहता है उसे ट्रांसफर का प्रोटेक्शन रहता है। रेलवे में एक यही तोप है। ट्रांसफर जैसी बात नहीं थी, यूनियन का कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव था और उस दबाव के तहत उन लोगों को लगाया था। क्यों त्यागी जी, आप बताएं ये बात सही है या गलत है? उस दौरान आपकी पूरी टीम के पदाधिकारी इधर उधर हो गए थे, भिन्न भिन्न हो गए थे, क्या दीपक कहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आम लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये यूनियन की बातें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। और ये भी बात सही है, इनकी जगह हम होते तो इन चीज़ों पर नहीं जाते। चलिए, कोई बात कहीं ना कहीं मानते हैं उस दौरान गलत हुआ आपके साथ। ये एनके शर्मा जी हमारे मित्र हैं, जो इन्होंने कहा अच्छा किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नो मतलब टेंशन। अब आप दोनों लोग भाई भाई बन गए। हम पहले भी भाई भाई थे। और एक बात देखिए, जब हम संघर्ष देखते हैं ना, तभी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता आगे बढ़ने के लिए। हम लोगों ने संघर्ष देखा, हमारे लोगों को चुन चुन के ट्रांसफर करा दिया गया, सब कुछ करा दिया गया। मैं वही तो प्रश्न कर रहा हूं, आपको स्वयं प्राचार्य बनाकर बैठा दिया गया, आपको कोई पद नहीं दिया गया। ये सब चीजें क्या हुई? ये कहीं ना कहीं आपके साथ उत्पीड़न शोषण हुआ, तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? थोड़ी अपनी इस वेदना को आप बताइए। बड़ा सम्मानित पद है, प्रधानाचार्य कहना, प्रधानाचार्य सुनना बड़ा सम्मानित पद है। और आप ये देखिए कि लोगों ने कराया था, उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, लोगों की इच्छा का पूरा सम्मान होना चाहिए। यदि मेरी सेवानिवृत्ति हो तो इसी पद से हो। आज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं चाहूँगा जहाँ पोस्टिंग करा लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधे तौर पर यह माना जाए कि प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए आपने एनसीआरएमयू की खूब जड़ खोदी और जो ट्रैकमैन और सभी लोग ट्रेनिंग लेने आते थे आपके पास, उनको आपने खूब जो है सिखा पढ़ा के भेजा और कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ मिला। जहां इन्होंने आपको प्राचार्य बना के भेजा कि ये कहीं ना कहीं बर्फ में लग गए, लेकिन उसका नतीजा उसके विपरीत गया और कहीं ना कहीं आप उसमें जो है शेष में जो फायदे में रहे। मैं एक बात जानता हूँ, यहाँ हमारे बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं, जब हम विधायक या मंत्री रहते हुए चुनाव जीतते हैं तो वो बात अलग होती है। जब हम एक आम कार्यकर्ता की भांति हर व्यक्ति से जन जन से संपर्क करते हैं और पूरी भारतीय रेलवे के अंदर नंबर 1 आते हैं, इसका मजा ही कुछ और होता है दीपक जी, इसका मजा कुछ और होता है। मजा तो साफ दिख रहा है। देखिए, आप यूनियन में, हमारे एनके शर्मा जी मथुरा में लंबे समय से मुख्य पदों पर जमे हुए, आगे कहीं जाते ही नहीं है, और आप भी अपने आप में प्राचार्य बन के यहाँ पर जो है लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं जमे तो हुए हैं। इसको ये तो मानेंगे यूनियन का ही तो लाभ है ये सीधे तौर पर। नहीं, इसको आप कह सकते हैं मैं महत्वहीन पद पर हूँ, वो महत्वहीन जिस पर कोई नहीं आना चाहता। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको ये बात। मैं ये एनसीआरएमयू के कार्यकाल में ही तो हुआ आपके साथ। दीपक भाई मेरी एक बात सुन लें आप। मैं तो एनके शर्मा जी और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाईएस त्यागी शायद किसी का गुरु नहीं था, इन्होंने थाउजेंड्स लोगों का गुरु बना दिया। तो मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्या कहेंगे शर्मा जी? इनका धन्यवाद देता हूँ मैं इस मंच से। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो आपको जो आभार व्यक्त किया है, आपने जो सोचा था वो पूरी रणनीति बदल गई। नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा था। जो तो को कांटे बोए तोई बोई सो फूल, तो को फूल के फूल है और वाको भी फूल के फूल। समझे आप? बिल्कुल सही। बताएं अब आप क्या कहेंगे? कुछ जवाब है आपके पास या मुस्कुरा कर ही इस बात को? नहीं, मुस्कुरा के नहीं। आप ये समझिए कि इस बार जब इलेक्शन हुआ 2013 में, तो 100% ये अफवाह थी कि अब ये एनसीआरएमयू बाहर होगी, दूसरी यूनियन आएगी। हम तो बांके बिहारी जी से यही गुजारिश करते हैं। आप तो बच ही गए थे, आप तो बच ही गए थे, नहीं तो बाहर होते देर थोड़ा ही लगती। एनसीआरईएस कहीं ना कहीं आ ही रही थी, कहीं ना कहीं लगातार जो उत्पीड़न शोषण आपके कार्यकाल में हुआ उसका फायदा इनको मिल ही रहा था। वो तो देवी कृपा रही कि आप अपने आप को बचा ले गए और इनके समकक्ष खड़े हो गए। तो ये देवी कृपा के लिए तो आदमी चुनाव लड़ता है। चुनाव में एक वोट से भी जीत होती है और एक बार हमने अकेले रह के भी दिखाया। ये कोई बात यानी आप अकेले रहे तो आपने खूब जो है इनका शोषण उत्पीड़न किया, इनके जो कार्यकर्ता थे उनका किया। कोई शोषण नहीं किया, ये सब चीजें। चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं हम। 1 मिनट में वो भाई साहब ने जो उनका एक मैं जवाब दे देता हूँ कि जो उन्होंने अभी कहा था कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी रेलवे का रिफाइनरी से कॉन्टैक्ट हुआ है
और रिफाइनरी मथुरा जंक्शन पर हमारे ब्रज क्षेत्र के जितने भी धाम हैं उन सब के चित्र अपने स्पॉन्सर्ड करके 1 महीने के अंदर अंदर उसको लगवा देगी। चलिए, बहुत अच्छा ये हो गया है। उसमें अभी थोड़ा बहुत, अभी जैसे माननीय सांसद जी ने 25 लाख की कुर्सियां लगवाई हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे यात्रियों के लिए स्टील की कुर्सियां दी हैं। और रिफाइनरी ने भी, ये कृष्ण जी का जो पूरा है, हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं जो NP सिंह जी, उनका बहुत बड़ा प्रयास है। और आप देखेंगे कि पूरे मथुरा जंक्शन पर हर पिलर पर छोटे और बीच बीच में बड़े बड़े मथुरा जंक्शन पर उतरते ही आदमी को लगेगा कि मैं ब्रज में आ गया हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी हमारे ऑडियंस में तमाम लोग बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। समय भी हमारे पास काफ़ी कम है, मैं जल्दी ही बात को समाप्त करना चाहूँगा। एक और बात करना चाहूँगा, पिछले 2.5 दशक पहले एक रेलवे यूनियन के द्वारा हड़ताल की गई थी, काफ़ी ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। लेकिन अब ये देखा जाता है कि आपकी यूनियनें समय समय पर भारत सरकार और रेल मंत्रालय को ये तो दावे करती हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, लेकिन कभी हड़ताल आपने नहीं की। हमेशा आप आगे बढ़ती हैं और पीछे आ जाती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? हमेशा आप सरकार को धमकाते रहते हैं और अपना जो है उल्लू सीधा करते रहती हैं। इसके पीछे कारण क्या है जो जिसकी वजह से आप हमेशा हड़ताल से पीछे आ जाती हैं? जबकि आपकी मांगें तो कुछ मांगी जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। कहीं ना कहीं आप कर्मचारियों को भी गुमराह करती हैं, उनको ये कहते हैं कि आपकी मांगों के लिए हमारी यूनियनें लड़ रही हैं। और होता ये कि आप ही जो वहाँ पर AC में बैठकर बात करते हैं और बाद में लौटकर आके उनको आश्वासन देके मामले को खत्म कर देती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप दोनों से ही लूँगा। दीपक जी, आपकी बात सही है, लेकिन जब रेल का हमारा चक्का चलता रहता तो हम ये मान कर चलते कि हमारे देश का चक्का चल रहा, हमारे देश की प्रगति है, इस चीज़ को मन के अंदर रखा जाता। बिल्कुल सही बात है, जब वेदना होती है, हमारे कर्मचारियों का कार्य नहीं होता तो हमको स्ट्राइक की धमकी देनी पड़ती है। आप सही कह रहे, धमकी देनी पड़ती है। लेकिन यदि स्ट्राइक होगी, यदि रेल का चक्का जाम होगा, यदि भारत में रेल बंद होगी, यहाँ जितने लोग सामने बैठे हैं, चाहे वो रेलवे बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, क्या इसको कोई पसंद करेगा? क्या आम जनता इसको पसंद करेगी? बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। आम जनता की पीड़ा, वेदना और उसको होने वाले कष्ट को भी हम और हमारे बड़े नेता अपने दिमाग के अंदर रखते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि देखिए, इस देश का, इस रेल का जो भी कर्मचारी है वो अपनी मांगे ना माने जाने पर स्ट्राइक पर जाने को तैयार है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पब्लिक को कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। हमेशा सुनने को मिलता कि रेलवे वालों को 78 दिन का बोनस मिला। यहाँ जितने लोग बैठे सब बधाई देते हैं, रेलवे वालों को 78 दिन का बोनस मिला। मैं ये कहता हूं कि मेरी जितनी तनख्वाह है, NK शर्मा जी की जितनी तनख्वाह या रेल कर्मचारी की जितनी तनख्वाह, उस तनख्वाह का 8 दिन की तनख्वाह दे दीजिए उसको 78 दिन की नहीं आवश्यकता, उसको कितने दिन की दे दीजिए? 8 दिन की। हमको बेवकूफ़ बनाकर रेल कर्मचारी को बेवकूफ़ बनाया जाता। आज मेरी तनख्वाह 80,000 रुपये बेसिक है, शर्मा जी की तनख्वाह 75,000 रुपये बेसिक है। हमें 8 दिन की तनख्वाह नहीं देंगे। हमारी तनख्वाह क्या लगाएंगे? ये 3500 रुपये प्रति माह। तो शर्मा जी 3500 रुपये प्रति माह लगा के और 8 दिन का, 78 दिन का हमको बोनस दे देंगे। कितना बैठेगा? 8,950 रुपये। पब्लिक को सुनिए दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दो। पब्लिक को क्या लगता? देखे रेलवे वालों ने देश लूट लिया, रेलवे वालों को 78 दिन के बोनस मिल गया, मार्केट बढ़ जाएगा, पब्लिक क्रिटिसाइज करेगी, रेल समय पर नहीं चलती, प्लेटफॉर्म गंदे रहते हैं, और रेलवे वालों को 78 दिन का बोनस मिल रहा है। यानी 78 दिन का बोनस कितना मिलना चाहिए? 2 लाख रुपए। मिलता कितना है? 8,950 रुपये। तो इसलिए दीपक जी, कहीं ना कहीं धमकी देनी पड़ती है कि ये जो तुम बहका रहे हो, लोगों की कुछ तो डिमांड पूरी करिए। उसके लिए कमेटी बैठी है, देखिए जो मिल जाएगा। कमेटी बैठी है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने उत्तर दे दिया, तो मैं उनसे प्रश्न भी नहीं करूंगा, समय काफ़ी कम है। रेलवे को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो है फर्म और बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप रेलवे के पार्टनर बने। ये तो कहीं ना कहीं आप कर्मचारियों पर जो कुठाराघात है। ये कर्मचारियों पर कुठाराघात नहीं है, ये देश पे भी कुठाराघात है। रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो आप देखना कि आज से 20 साल बाद सरकार को ये रेल दोबारा लेनी पड़ेगी। इसके उदाहरण हैं जापान, फ्रांस और कई देशों में प्राइवेटाइजेशन हुआ रेल का। मैं दूसरे सेक्टर की बात नहीं करता, लेकिन रेल को किसी ठेकेदार ने चला के नहीं दिया। रेल का कर्मचारी एक मिलिट्री के कर्मचारी से ज़्यादा मेहनत करता है।
24 घंटे रेल चलती है, उसमें जितने भी उसके ऑपरेशन में आने वाले लोग हैं, बारिश, गर्मी, जाड़ा, कोई भी चीज में आपने देखा होगा गाड़ी को कोई नहीं खड़ी होने देता। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, ये कल प्रधानमंत्री जी का ही उद्बोधन आ रहा था, वो मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि रेल का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरी बैक डोर से पीछे से जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको कि किया जा रहा है। 200 करोड़ में बेचा जा रहा है, रांची को 150 करोड़ में, इलाहाबाद को 150 करोड़ में, मथुरा को 98 करोड़ में बेचा जाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अभी आप जो रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं की बात कर रहे हैं ना, यदि रेल में इसी तरह का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आपको वहां पर हर सुविधा का पैसा देना पड़ेगा, आप किसी सुविधा को फ्री में नहीं ले सकते। और प्राइवेटाइजेशन का एक वक्तव्य मैं आपको बताता हूं, अभी 4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में छपा था कि ये जो हमारा बिजली सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन यूपी गवर्नमेंट का हुआ था, उसके सीएमडी का ये बयान था कि बिजली कंपनियों की इतनी निरंकुशता है कि वो सरकार के किसी आदेश को नहीं मानते। और इसी का कारण है कि सरकार चिल्लाती रहती है कि 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली, और बिजली कितनी प्रैक्टिकली आती है हम और आप सब चलिए, जानते आपने हैं। इसका जिक्र किया, मैं मानता हूं आपकी बात। मैं अनूप जी से भी कहूंगा, हमारे ऑडियंस में से जो भी हो वो प्रश्न पूछ सकती है। उससे पहले एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। वक्त आप की कह एक रहे हैं कि यदि निश्चितता है निजीकरण दीपक हुआ- जी, अब हमको अपने कार्यक्रम के अब अंतिम चरण की तरफ इशारा मिल गया है कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त है। बहुत अच्छी चर्चा, बड़ी सार्थक चर्चा। बस आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे इसको उदाहरण के तरह से जोड़ करके देख सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे लखनऊ में, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे, और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पहुंचे अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, तो बड़ी गर्मजोशी वहाँ नज़र आई और कान में बातें भी हो गई थी। ठीक इसी तरह से लगता है कि कई बार लाखों कर्मचारियों को आधार बना करके जो यूनियन के नेता होते हैं, उनकी अपनी नेतागिरी हमेशा चमकती रहती है, और कई बार जो कर्मचारी हैं उनके मूल मुद्दे कहीं खो करके रह जाते हैं। अभी भी देखिए बहुत सौहार्द का परिचय, हालांकि ये इनकी सभ्यता और संस्कार है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो कई बार दरकिनार हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर भाई सियाराम जी ने जिस तरीके से प्रश्न उठाया, स्वाभाविक रूप से ये लोग अपने जिन पदों पर हैं, यूनियन के पदाधिकारी के तौर पर इनकी अलग पहचान है, लेकिन फिर भी उन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान देने के लिए अन्य अधिकारी नियुक्त हैं। रेलवे स्टेशन अभी भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से लगी हुई स्कैनर मशीन सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। स्वच्छता के मामले में अभी जो मार्क्स मिलते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें मथुरा जंक्शन बहुत पीछे है, तब जबकि वो एक विश्व की धार्मिक राजधानी मथुरा का रेलवे जंक्शन है। ऐसी स्थितियों के बावजूद यूनियन के पदाधिकारी फिर भी किसी न किसी स्तर पर अपनी आवाज़ अपने कर्मचारियों के हितों में उठाते हैं, ये भी इनके लिए चलिए सुखद बात है। बहुत बहुत धन्यवाद YS त्यागी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद NK शर्मा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चतुर्वेदी बैंकर भाई। तो अभी हमारी ये परिचर्चा, ये संवाद, ये टॉक शो मैं मथुरा हूँ के अंतर्गत, जिसमें हमारे साथ मौजूद रहे NCRES के मंडल अध्यक्ष YS त्यागी और NCRMU के शाखा मंत्री NK शर्मा। बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए नियो न्यूज़ के 14 वर्ष पूर्ण और 15वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर हमारे द्वारा तैयार किया गया ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।